A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम लोग यूपीएपीओ की प्रारंभिक परीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने धारा 32 तक का अध्ययन कर लिया था। धारा 33 को शुरू करने से पहले हम लोग धारा 26 और धारा 27 का थोड़ा सा विश्लेषण और कर लेते हैं, जो कि पिछली वीडियो में छूट गया था। तो धारा 26 का और धारा 27 का थोड़ा सा विश्लेषण हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने अध्ययन के मुख्य विषय यानी कि धारा 33 से शुरू करेंगे। देखिए, धारा 26 में जो है निरुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है और धारा 27 में अधिहरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो धारा 26 में जो निरुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है रोक कर रखना। यानी कि धारा 26 में मजिस्ट्रेट को जो लावारिस संपत्ति की सूची और लावारिस संपत्ति प्राप्त होती है, उसको वह रोक कर रखता है और उसके संदर्भ में अधिसूचना निकालता है, उद्घोषणा करता है कि उस संपत्ति का जो भी स्वामी है वह आकर आवेदन करे और अपनी संपत्ति को ले जाए। तो धारा 26 में जो है संपत्ति को निरुद्ध रखता है, वह रोक कर रखता है। निरुद्ध से मतलब यह भी होता है कि निरुद्ध में जो संपत्ति होती है, उस संपत्ति पर जो वास्तविक कब्जा होता है वह उसके मालिक का ही बना रहता है। साथ ही संपत्ति का जो स्वामित्व होता है वह भी संपत्ति के मालिक का बना रहता है। जबकि धारा 27 में जो अधिहरण होता है, अधिहरण का मतलब होता है अधिकार स्वरूप हरण कर लेना, मतलब संपत्ति को जब्त कर लेना या फिर सीज कर लेना। तो धारा 27 में जो अधिहरण होता है, संपत्ति का अधिहरण कर लिया जाता है, उसमें संपत्ति के जो स्वामी होता है उस स्वामी का स्वामित्व समाप्त हो जाता है और उसका कब्जा भी समाप्त हो जाता है। अब उस संपत्ति पर जो वास्तविक कब्जा होगा या फिर वास्तविक उसका स्वामित्व होगा, वह संबंधित अधिकारी या फिर संबंधित विभाग का हो जाएगा। तो धारा 26 और 27 में जो मुख्य अंतर निरुद्ध और अधिहरण शब्द का है वह यही है कि धारा 26 में संपत्ति को रोक कर रखा जाता है, उस पर संपत्ति का स्वामित्व जो होता है उसके मालिक का ही बना रहता है, जबकि धारा 27 में संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है, उसके स्वामी का स्वामित्व और कब्जा दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। तो आगे हम अपने अध्ययन का मुख्य विषय देखते हैं और धारा 33 से शुरू करते हैं। धारा 33 जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति। व्यावृत्ति का मतलब होता है बचाव। तो धारा 33 क्या कहती है? जिले के मजिस्ट्रेट की नियंत्रण की व्यावृत्ति। धारा 33 की ठीक पूर्ववर्ती 4 धाराओं में आने वाले मामलों में जिले के मजिस्ट्रेट का साधारण नियंत्रण होगा। यानी कि धारा 33 कहती है कि धारा 33 की ठीक पूर्ववर्ती 4 धाराओं में आने वाले मामलों में जिले के मजिस्ट्रेट का साधारण नियंत्रण होगा। तो धारा 33 की ठीक पूर्ववर्ती 4 धाराएं कौन कौन सी है? धारा 31 पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। धारा 32 ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए दंड। धारा 32A सामूहिक ड्रिल एवं सामूहिक प्रशिक्षण का निषेध। और धारा 32B धारा 32A के आदेश के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान। तो धारा 33 से ठीक पूर्ववर्ती 4 धाराएं जो है वो उन 4 धाराओं के संबंध में धारा 33 बात करती है। यानी कि जो धारा 33 से ठीक पूर्ववर्ती 4 धाराएं हैं उसके संदर्भ में मजिस्ट्रेट यदि कोई कार्य करता है तो उस कार्य को यह नहीं समझा जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने अपने साधारण नियंत्रण में हस्तक्षेप किया है। तो धारा 33 जो है मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण का बचाव करती है। तो धारा 33 यही कहती है कि मजिस्ट्रेट अपने साधारण नियंत्रण के अधीन कोई भी कार्य करता है तो उसके कार्य में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने अपने कार्यों का अपने साधारण नियंत्रण में हस्तक्षेप किया है। आगे देखते हैं धारा 34 सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड इत्यादि। तो कतिपय का मतलब होता है कुछ, इसका मतलब हो गया कि सड़कों पर कुछ अपराधों के लिए दंड इत्यादि। इस धारा के तहत लोक न्यूसेंस के बारे में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी शहर की सीमाओं के अंदर जिस पर इस धारा का विस्तार राज्य सरकार ने बताया है, किसी सड़क पर या किसी खुले स्थान पर या आम मार्ग पर निम्न प्रकार का अपराध करता है। किस प्रकार का अपराध? ढोरवध या बेहताशा सवारी इत्यादि। ढोरवध मतलब किसी पशु का वध करता है, बेहताशा सवारी मतलब ओवरलोडेड सवारी ले जाता है, जीव जंतु के साथ निर्दयता करता है, यात्रियों को बाधा पहुंचाता है, मार्ग पर धूल फेंकता है,
मत या बलवात्मक पाया जाता है, मत मतलब नशे में पाया जाता है, या फिर बलवा करता हुआ पाया जाता है। शरीर का शिष्ट अभिदर्शन करता है, मतलब शरीर को अश्लील तरीके से दर्शित करता है। संकटपूर्ण स्थानों के संरक्षण में उपेक्षा बरतता है, यानी कि कुछ ऐसे स्थान जिनको संकटपूर्ण घोषित किया गया है और उनके संरक्षण के लिए कुछ उपाय बनाए गए हैं, उन उपायों का अनुपालन करता है। विक्रय के लिए वस्तुओं को अभिदर्शित करना, यानी कि कोई व्यक्ति सड़क के किनारे जैसे विक्रय के लिए कोई सामान रख देता है, अपनी दुकान खोल लेता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो धारा 34 के तहत कोई व्यक्ति यदि ऐसा कार्य करता है जिससे वहाँ के निवासियों, यात्रियों या आगंतुक लोगों को बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम, संकट या नुकसान पहुँचता है, तो ऐसे अभियुक्त की गिरफ्तारी बिना वारंट के हो सकेगी और मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर 50 रुपये से अनधिक या 8 दिन का कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 34 कहती है कि सड़क पर कुछ अपराध, कौन से अपराध, ये जो सारे अपराध दिए गए हैं, इनके संदर्भ में कोई व्यक्ति कुछ अपराध करता है जिससे लोगों को बाधा पहुंचती है, असुविधा पहुंचती है, क्षोभ, जोखिम, संकट या नुकसान पहुंचता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है सड़क पर क्या कर रहा है, विक्रय के लिए कुछ वस्तुओं को अभिदर्शित कर रहा है, जिससे वहां के लोगों, निवासियों, यात्रियों, आगंतुकों को बाधा हो रही है, असुविधा हो रही है, क्षोभ हो रहा है, जोखिम, संकट या नुकसान हो रहा है। तो ऐसे अभियुक्त को दोष सिद्ध होने पर क्या किया जाएगा, 50 रुपये से अनधिक या फिर 8 दिन का कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये धारा 34 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये लोक न्यूसेंस के बारे में बात करती है। लोक न्यूसेंस के बारे में यदि हम देखें तो आईपीसी की धारा 268 में लोक न्यूसेंस की परिभाषा दी गई है। लोक न्यूसेंस को हटाने के लिए सशर्त आदेश का प्रावधान धारा 133 सीआरपीसी और लोक न्यूसेंस के अर्जेंट मामलों में निर्देश का प्रावधान धारा 144 सीआरपीसी में किया गया है। वहीं सिविल मामलों में यदि वाद की बात आती है तो सीपीसी की धारा 91 में इसका प्रावधान किया गया है। धारा 34A, धारा 32 व 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन। प्रशमन मतलब सुलह समझौता होता है। सुलह और समझौते के आधार पर अपराधों को निस्तारित किया जाता है। तो धारा 34A कहती है कि धारा 32 व 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन। तो धारा 32 और 34 क्या है, हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। धारा 32 है कि ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए दंड। तो धारा 32 में ठीक 3 पूर्ववर्ती धाराओं की बात की गई है। तो धारा 32 से ठीक 3 पूर्ववर्ती धाराएं कौन कौन सी है। धारा 30 है लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन और उनको अनुज्ञप्ति देना। धारा 30A अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमावों और जुलूसों के संबंध में सख्तियां। धारा 31 पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। और धारा 34 सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड इत्यादि, जिसको हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। तो धारा 34A कहती है कि धारा 32 व धारा 34 के अधीन अपराधों के लिए प्रशमन, यानी कि इन धाराओं के अधीन जो अपराध किए जाते हैं उनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है। तो धारा 34A आगे क्या कहती है देख लेते हैं। धारा 34A में धारा 32 व धारा 34 के अधीन अपराधों के प्रशमन यानी कि समझौते से संबंधित प्रावधान किया गया है, जो कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के अधीन होगा। यानी कि धारा 34A में जो प्रावधान किया गया है कि धारा 34 व धारा 32 के अधीन जो अपराध हैं उनको सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे सुलह समझौते जो होंगे वो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रतिबंधों के अधीन होंगे। यानी कि हर प्रकार के मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नहीं निस्तारित किया जा सकता है, उसके लिए राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रतिबंध लगा सकती है। तो जिला पुलिस अधीक्षक अभियोजन प्रारंभ होने के बाद या इससे पूर्व अपराधों का समन कर सकता है, लेकिन ऐसा समझौता समन शुल्क वसूल करके किया जाएगा। समन शुल्क धनराशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो उस अपराध में जुर्माने के लिए नियत हो। इसका मतलब यह है कि जिला पुलिस अधीक्षक अभियोजन प्रारंभ होने के बाद या इससे पूर्व अपराधों का समन कर सकता है। तो अपराधों का समन कौन कर सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुलिस अधीक्षक जो होगा वो अभियोजन प्रारंभ होने से पूर्व या बाद में, पूर्व में भी या फिर बाद में, अभियोजन प्रारंभ यानी कि मुकदमा शुरू होने से पहले पुलिस अधीक्षक अपराधों का समन कर सकता है।
ऐसे समन के लिए उसको समन शुल्क लेना होगा, वसूल करना होगा, तभी वो जो है ऐसे अपराधों का प्रशमन कर सकता है। आगे क्या लिखा है कि जब अपराध इस प्रकार सुलह हो जाए तो यदि अभियोजन दाखिल करने की पूर्व की स्थिति में है तो उस अपराध के लिए अभियोजन का पात्र नहीं होगा, और यदि हिरासत में है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा, अभियोजन प्रारंभ हो जाने की स्थिति में अभियुक्त को दोष मुक्त माना जाएगा। यानी कि इसमें जब किसी अपराध का प्रशमन यानी कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर दिया जाता है तो उसमें दो कंडीशन होती है कि यदि अपराध का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हो गया है और ऐसी स्थिति में अभियोग दाखिल नहीं हुआ है, अभियोजन मतलब मुकदमा दाखिल नहीं हुआ है, तो उस अपराध के लिए जो अभियुक्त होगा वो मुकदमे के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, उसको अभियोजन यानी कि मुकदमे के लिए पात्र उसको नहीं माना जाएगा। और यदि वह हिरासत में है तो उसको क्या है, रिहा कर दिया जाएगा। पहली कंडीशन यह है कि जब तक मुकदमा दाखिल नहीं हुआ है तो फिर वह अभियुक्त जो होगा अभियोजन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन यह है कि यदि मुकदमा दाखिल हो गया है, प्रारंभ किया जा चुका है, तो अभियुक्त को क्या माना जाएगा, फिर अभियुक्त को दोषमुक्त माना जाएगा। तो दोनों कंडीशन है कि जब प्रशमन यानी कि सुलह समझौते के आधार पर किसी वाद का निस्तारण कर लिया गया है, तो यदि मुकदमा दाखिल हो चुका है तो उसको अभियुक्त को दोष मुक्त माना जाएगा, और यदि मुकदमा दाखिल नहीं हुआ है तो अभियोजन को यानी कि अभियुक्त को अभियोजन का पात्र ही नहीं माना जाएगा, और यदि वह हिरासत में है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। तो धारा 34A अपराधों के प्रशमन यानी कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण का प्रावधान करती है। अन्य विधि में जो है देख लेते हैं, तो आपराधिक मामलों में धारा 320 सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है कि सुलह समझौते के आधार पर अपराधों का निस्तारण कर सकते हैं। इसी प्रकार सिविल मामलों में धारा 89 यानी कि धारा 89 सीपीसी में प्रावधान किया गया है कि सुलह समझौते के आधार पर अपने विवादों या फिर मामलों का निस्तारण कर सकते हैं। आगे देखते हैं, धारा 35 अधिकारिता जुडिक्शन की बात करती है। तो धारा 35 जो है न्यायिक जांच से संबंधित है। इसमें क्या लिखा है देखते हैं कि इस अधिनियम के अधीन कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच तथा अवधारणा केवल मजिस्ट्रेट द्वारा या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। यहाँ मजिस्ट्रेट से तात्पर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से है। तो धारा 35 कहती है कि इस अधिनियम के अधीन यानी कि इस अधिनियम पुलिस एक्ट 1861 के अधीन कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच या अवधारणा केवल मजिस्ट्रेट द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। तो यह धारा जो है सीधा सीधा न्यायिक जांच या फिर न्यायिक विचारण से संबंधित प्रावधान कर रही है। धारा 7 व धारा 35 विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि धारा 7 विभागीय जांच से संबंधित है और धारा 35 न्यायिक जांच से संबंधित है। तो दोनों धाराएं जो हैं इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न भी पूछा जाता है कि धारा 7 जो है वो विभागीय जांच से संबंधित है और धारा 35 जो है न्यायिक जांच से संबंधित है। शिवनंदन सिन्हा वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य के वाद में धारा 7 व धारा 35 में अंतर बताया गया है। आगे देखते हैं, धारा 36 अन्य विधि के अधीन मुकदमा चलाने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। इस अधिनियम की कोई बात किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई कार्य है वो दो विधि के अधीन अपराध आ रहा है, पुलिस एक्ट के अधीन भी अपराध आ रहा है और आईपीसी के अधीन भी अपराध आ रहा है, तो यह नहीं कहा जाएगा कि यह अपराध तो पुलिस एक्ट के अधीन पहले से ही विचारणीय है तो यह आईपीसी के अधीन विचारणीय नहीं हो सकता। इसका मतलब पुलिस एक्ट के अधीन अलग से कार्रवाई चलेगी और आईपीसी एक्ट के अधीन अलग से कार्रवाई चलेगी। तो यह पुलिस एक्ट की जो कार्रवाई होगी, यह कार्रवाई आईपीसी के अंतर्गत जो कार्रवाई की जा रही है उसको प्रभावित नहीं करेगी। मतलब यह है कि अन्य विधि के अधीन यदि कोई कार्रवाई है तो उसको यह प्रभावित नहीं करेगी। परंतु कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। दंड केवल उस विधि के अधीन ही दिया जा सकता है जिसमें उच्चतर दंड का प्रावधान हो। हमने भी बताया कि ऐसा कोई कार्य है जो दो विधियों के अधीन अपराध बन रहा है तो दोनों की कार्रवाई अलग अलग चलेंगी। एक विधि दूसरी विधि की कार्रवाई पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसको प्रभावित नहीं कर सकती है, लेकिन एक ही दंड के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा और उसको ऐसा दंड दिया जाएगा जिसमें मैक्सिमम दंड का प्रावधान है, उच्चतर दंड का प्रावधान है, उसको लागू किया जाएगा।
इस धारा में रेस जुडिकाटा का सिद्धांत समाहित है। धारा 11 सीपीसी में रेस जुडिकाटा का प्रावधान दिया गया है। तो रेस जुडिकाटा क्या कहता है कि एक अपराध जो है 2 बार विचारित नहीं किया जाएगा। तो रेस जुडिकाटा का सिद्धांत इस धारा में समाहित है। इस धारा में दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इस धारा में जो है दोहरे दंड से भी संरक्षण प्रदान किया गया है, जो कि अभी हमने बताया कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20(2) व धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा, जो भी कोरिलेशन होता है उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। धारा 37 मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियां और जुर्माने की वसूली। तो धारा 37 क्या कहती है कि आईपीसी की धारा 64 से 70 तक में जुर्माने से संबंधित प्रावधान मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध पर भी लागू होंगे तथा सीआरपीसी की धारा 421 से 425 तक के प्रावधान लागू होंगे। यानी कि धारा 64 से जो 70 तक आईपीसी में प्रावधान दिए गए हैं कि जुर्माना ना देने पर कारावास के प्रावधान, तो वो सारे प्रावधान जो है यहाँ पर भी लागू होंगे, मजिस्ट्रेट के समक्ष लागू होंगे। इसी प्रकार जो जुर्माने की वसूली किस प्रकार से की जाएगी, इसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा 421 से 425 तक में किया गया है। तो वो सारे प्रावधान भी यहाँ पर लागू होंगे। आगे देखते हैं। जुर्माना ना देने पर आईपीसी की धारा 65 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, बल्कि पुलिस अधिनियम की धारा 34 के तहत 8 दिन तक के कारावास का प्रावधान लागू होगा। तो धारा 37 इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसको चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। आगे देखते हैं धारा 38 से 41 जो कि निरसित कर दी गई है। इसके बाद धारा 42 कार्रवाइयों के लिए परिसीमा। धारा 42 इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली कार्रवाइयों तथा अभियोजन की परिसीमा को निश्चित करती है। तो धारा 42 कहती है कि सभी कार्रवाइयां परिवादित कार्य किए जाने के पश्चात 3 मास की अवधि के अंदर प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो धारा 42 कहती है कि सभी कार्रवाइयां परिवादित, यानी कि परिवादित का मतलब है पुलिस अधिकारी द्वारा कारित अपराध। चूंकि पुलिस एक्ट जो है पुलिस को विनियमित करने के लिए बनाया गया है, पुलिस को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, पुलिस जो अपराध करती है उन अपराधों का निस्तारण करने के लिए बनाया गया है। तो इस एक्ट के अधीन जो भी पुलिस वाला है वह कोई अपराध करता है तो उस अपराध के कारित करने की तारीख से 3 माह के अंदर कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। इस बात का निर्धारण धारा 42 करती है, कार्रवाइयों के लिए परिसीमा का निर्धारण करती है। ऐसी कार्रवाई की सूचना प्रतिवादी को या उस जिले में जिसमें कार्य किया गया था जिला अधीक्षक या अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक को वाद के आरंभ से पूर्व कम से कम 1 माह पहले दी जानी चाहिए। यानी कि इस एक्ट के अधीन यदि किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की जानी है तो उस कार्रवाई को शुरू करने से कम 1 महीने पहले उसको उसकी सूचना दी जाएगी। यानी कि प्रतिवादी कौन हुआ, वही हुआ जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी है। तो ऐसी कार्रवाई की सूचना कम से कम 1 महीने पहले उसको दी जाएगी, या फिर उस जिले में जिसमें उसने अपराध किया है उस जिले के जिला अधीक्षक या अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या फिर सहायक जिला अधीक्षक, इनमें से जो भी उपस्थित हो उसको ऐसी सूचना दी जाएगी। आगे देखते हैं धारा 43। धारा 43 यह अभिवचन कि कार्य वारंट के अधीन किया गया था। जब किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही या अभियोजन उसके किसी कार्य के लिए चलाया जाए या कोई कार्यवाही की जाए तो उसके लिए यह अभिवचन करना विधिपूर्ण होगा कि उसने ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए वारंट के अधीन किया था। तो धारा 43 पुलिस वाले को एक तरह से बचाव प्रदान करती है कि उसने यदि कोई कार्य किया है या फिर वो किसी कार्य में फंस गया है, किसी मामले में फंस गया है, तो वो इस बात का बचाव ले सकता है कि उसने जो कार्य किया है वह कार्य उसने मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए वारंट के अधीन किया है। तो ऐसा उसका जो ये बचाव होगा वह विधिपूर्ण होगा। धारा 43 पुलिस अधिकारियों को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए प्रतिरक्षा का कार्य करती है। अभी हमने बताया कि पुलिस वाला जो है धारा 43 के अधीन यह बचाव ले सकता है कि उसने जो भी कार्य किया है वह मजिस्ट्रेट के द्वारा निकाले गए वारंट के अधीन किया है। अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप के बचाव में वे यह बचाव ले सकता है कि कार्य मजिस्ट्रेट के वारंट के अधीन किया गया था।
ऐसा अभिवचन मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित वारंट को पेश करके साबित किया जा सकता है। तो यह धारा 43 में प्रावधान किया गया है जो कि एक पुलिस वाले को बचाव का कार्य करता है। न्यायाधीश के आदेश के अधीन किया गया कार्य आईपीसी की धारा 78 में प्रावधानित है। तो धारा 78 को आप एक बार अवश्य पढ़िएगा। आगे देखते हैं धारा 44, पुलिस अधिकारी एक डायरी रखेगा। तो प्रत्येक पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह एक डायरी रखेगा। ऐसी डायरी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित प्रारूप में होगी। साधारण डायरी में थाने में किए गए सब परिवादों तथा आरोपों, गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के नामों, परिवादकर्ताओं के नामों, परीक्षा किए जा चुके साक्ष्यों के नामों आदि का उल्लेख होगा। जिला मजिस्ट्रेट डायरी को मंगवाने तथा उसका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो धारा 44 कहती है कि पुलिस अधिकारी जो है एक साधारण डायरी रखेगा, उस डायरी को मेंटेन करके रखेगा, उसमें लिखेगा किस किस ने परिवाद किया, कौन कौन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, किसकी परीक्षा की जा चुकी है, और ये सब मूल बातें जो अपराध के संबंध में होगी वो उनको लिखता है। तो सीआरपीसी की धारा 72 में भी केस डायरी यानी कि एक डायरी रखने का प्रावधान किया गया है। तो धारा 72 को जरूर पढ़िएगा, वहां से आपको इसके सभी मूल बातों का विवरण मिल जाएगा। आगे देखते हैं धारा 45, राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। यह धारा राज्य सरकार को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में पुलिस अधिकारियों से विवरणियां मांगने का अधिकार देती है। यानी कि राज्य सरकार किसी भी पुलिस अधिकारी से कोई भी विवरण मांग सकती है। किस प्रारूप में? जो राज्य सरकार द्वारा प्रारूप तैयार किया गया है उसी फॉर्मेट में जो है पुलिस अधिकारी से कोई भी विवरण मांग सकती है। कौन? राज्य सरकार। धारा 45 में यह प्रावधान किया गया है। उसके बाद धारा 46 कहती है अधिनियम की परिधि। तो यह अधिनियम किसी प्रेसिडेंसी, राज्य या किसी राज्य में प्रवर्तन से ही लागू नहीं होगा। इसे या इसके किसी भाग को लागू करने के लिए राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी करके लागू करना होगा। यह बात या फिर धारा 46 जो है हमने सबसे शुरू के लेक्चर में ही बताई थी कि जो पुलिस एक्ट होगा वह पुलिस एक्ट मात्र बना देने से या फिर केंद्र द्वारा उसको लागू करने की तिथि घोषित करने से ही लागू नहीं होगा। इसके लिए प्रत्येक राज्य की सरकार को अलग से अधिसूचना जारी करनी होगी और इसको लागू करना होगा। तो पुलिस एक्ट का लगभग संपूर्ण विश्लेषण हमने कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर छूट गया है कुछ तो उसको आप एक बार अवश्य पढ़िएगा। धारा 46 के बाद केवल एक ही धारा बचती है, धारा 47, जिसको हम पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। धारा 47 को हम धारा 21 के साथ पढ़ चुके हैं। धारा 21 में ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित प्रावधान है, जबकि धारा 47 में पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर अधिकार से संबंधित है। याद करने हेतु महत्वपूर्ण धाराएं जो सीधे पूछी जा सकती हैं। तो ये कुछ धाराएं हैं जिनको आपको याद करना है। ये धाराएं डायरेक्ट सीधे प्रश्न पत्र में पूछी जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के लेक्चर सीरीज में हम अगले भाग में मिलते हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम अधिनियम 1861 से संबंधित होगा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज का PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल A1 जुडिशल एकेडमी पर मिल जाएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।